हमारे पास होती हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स, और मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करके हमने कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, अब बहुत से क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके स्टॉक स्टोलन के क्वेश्चंस कर चुके हैं, कैश स्टोलन के क्वेश्चंस कर चुके हैं, हाउ टू एडजस्ट दैट इन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, उसके भी क्वेश्चंस हो गए। यानी कि हमने काफी इसके 5-6 सवाल कर लिए, कुछ आपके क्वेश्चंस होमवर्क में भी कर लिए। ठीक है, अब द मोटिव ऑफ द हियर इज कि हम डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट यहां पे कराया था, परसेंटेज जिसमें कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, वो सेल्स को 30% 15% करके कैलकुलेट, जो लास्ट हमने भी क्वेश्चन किया था। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन किया लास्ट हमने? लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? अजीज बाबा, यस सर ये जो ओके, चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बाद अगर जरूरत हुई तो एक आधा और क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हम इस तरह, अब ध्यान से सुनना बेटा सारे, लिसन एवरीवन। अब इफ वी हैव टू फाइंड आउट इनकम ऑफ अ पर्सन, हमने पहले कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट बनाते हैं, वहां से क्रेडिट सेल्स में फाइंड आउट करते हैं, तो वो सेल्स है किसी भी बिजनेस की, इनकम है। इनकम फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, किसी भी बिजनेस की हम किस तरह इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है किसी भी बिजनेस के ट्रेड रिसीवेबल्स की, तो फिर उसकी इनकम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल मेथड्स जिसके थ्रू हम किसी भी बिजनेस की सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, ही सेज कि जी मैं एक्सपेंडिचर करता हूँ, ठीक है, मेरा जो एक्सपेंस है वो पर मंथ, फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट आइटम्स, हम एक महीने में अपने घर के अंदर जो हमारे डोमेस्टिक एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल ही सेज कि जी मैं 10,000 ग्रोसरीज पे खर्च करता हूँ। ठीक है, इफ ही इज हैविंग अ रेंटेड प्रॉपर्टी है 15,000 मैं रेंट देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो बिल्स हैं, यूटिलिटीज, वो 5,000 आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कपड़ों पे, एंटरटेनमेंट पे, मेडिसिन्स के ऊपर ही स्पेंड 10,000। ठीक, अब आफ्टर स्पेंडिंग ऑल दोज एक्सपेंसेस कितने हो गए? 25, 30, 40,000। ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग ऑल दोज एरियाज, सारी जगहों पे एक्सपेंस करने के बाद ही से कि जी मेरे पास बैलेंस भी पड़ा हुआ है विच इज 10,000, मेरे पास कैश का बैलेंस भी पड़ा हुआ है 10,000। इट मींस फिर उसका मतलब है उसकी मंथली इनकम कितनी हुई? 50,000। इसका मतलब है उसकी मंथली इनकम कितनी हुई? 50,000। हमने उस बंदे के एक्सपेंसेस से उसकी इनकम कैलकुलेट कर ली, हमने उस बंदे के एक्सपेंसेस से उसकी इनकम कैलकुलेट कर ली। जो जितना स्पेंड करेगा, इसका मतलब है वो उतना अर्न कर रहा है तो स्पेंड कर रहा है, जो जितना स्पेंड करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर लें, यू कैन फाइंड आउट कि उसकी इनकम कितनी है। ठीक है, समझ आ रही है बात की? सो हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं कि हम किसी भी बिजनेस की इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आए कि हम एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे तो हम उसकी इनकम तक पहुंच जाएंगे। यहाँ ना बात समझ आती है? ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि they are having their sales on cash basis, but they are paying their expenses from bank. ठीक है, they are having their sales on cash basis, और वो अपना क्या करते हैं? पेमेंट्स कहाँ से करते हैं? बैंक से करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात की? अब हमने क्या करना होगा फिर उस बिजनेस के अंदर, if the business is having sales on cash basis and payments from bank, तो इसका मतलब है सेल्स कहाँ से निकलेंगी? सेल्स कैश अकाउंट से निकलेंगी। कहाँ से निकलेंगी? सेल्स कैश अकाउंट से निकलेंगी, बिकॉज सेल्स किस बेसिस पे है? कैश बेसिस पे। सेल्स किस बेसिस पे? कैश बेसिस के ऊपर है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, ठीक है, एंड दैट बिजनेस इज प्रिपेयरिंग is having sales on cash basis और expenses बैंक से कर रहा है, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, हमारा बैंक अकाउंट बन जाएगा एंड देन हमारा कैश अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब वो कुछ एक्सपेंसेस करेगा बैंक से, अब ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन सब का टोटल यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, कुछ ड्रॉ डाउन भी होगा। ठीक है, और यहाँ से जो हमें बैलेंस मिलेगा, जो बैलेंस हमें यहाँ से मिलेगा वो क्या मिलेगा? कैश बैंक। क्या मिलेगा? कैश बैंक।
बिकॉज कोई भी बंदा अगर कैश पे सेल्स कर रहा है, एक्सपेंसेस बैंक से कर रहा है, तो इसका मतलब है वो पैसे बैंक में जमा कराएगा तो वहां से एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, कैश में सेल्स करेगा, पैसे बैंक में जमा कराएगा, तभी बैंक से एक्सपेंसेस होंगे ना। आप सेल्स कैश में करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप है, ज्यादातर उसकी सेल्स कैश बेसिस पे है, लेकिन एक्सपेंसेस तो वो बैंक से ही करेगा ना साथ ही साथ। इट मींस कि वो जितनी सेल्स होगी वो जाके बैंक में जमा कराएगा और फिर वहां से आके एक्सपेंसेस करेगा, ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब है अगर हम उसके बैंक के सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैश बैंक। कैश बैंक वो पैसे जो हमने बैंक में डिपॉजिट कराए, वो पैसे जो हमने बैंक में डिपॉजिट कराए। ठीक है, अब ये जो कैश बैंक है हमारा, ठीक है, वो अगर कैश बुक की रिसीट है तो बैंक अकाउंट की रिसीट है तो हमारे पास कैश अकाउंट की पेमेंट, यहां से पेमेंट हुई है तो वहां पे बैंक अकाउंट में रिसीट हुई है ना, यहां से पेमेंट हुई है तो बैंक अकाउंट में रिसीट हुई है। तो यहां के कैश के भी जितने एक्सपेंसेस होंगे इन सब को टोटल कर लेंगे तो यहां पे जो हमारा बैलेंस निकलेगा वो उसकी कैश सेल्स निकलेगी। ठीक है, बिजनेस इज हैविंग सेल्स ऑन कैश बेसिस, कैश पे सेल्स करता है, एक्सपेंसेस बैंक से करता है। तो हमने क्या करना है, बैंक से क्या निकलेगा हमारे पास, कैश बैंक, बैंक से क्या निकलेगा, कैश बैंक, और वही कैश बैंक जो है वो हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहां पे अगर हमने पैसे जमा कराए हैं तो कैश अकाउंट से किए तो वापस जमा होंगे। ठीक है, एंड दैट अमाउंट विल बी added up with the expenses and will arrive at cash sales। समझ आ रही है बात की? हम बिजनेस के एक्सपेंसेस से उसकी सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, देन फाइंड आउट कि ये किस तरीके से प्रोसीजर है। ठीक है, नवंबर 2004, ठीक है, नवंबर 2004 है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। अब कहता है कि फ्रेड सेट अप अ बिजनेस, टॉपिक का नाम क्या है, नवंबर 04, टॉपिक का नाम क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो पहले से चल रहा है वो इसी का ही है, नया कुछ नहीं है, एक तो डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने कहा तरफ कर रहा हूं। फ्रेड सेट अप अ बिजनेस ऑन 1st April 2003 selling watches for a market stall। ठीक है, फ्रेड has asked me to calculate his profit for the year ended 30th March 2004 using the following information। All sales are made for cash, payments were made by check unless otherwise stated। ठीक है, सारी सेल्स किस बेसिस पे हैं, कैश बेसिस पे, सारी सेल्स कैश बेसिस पे हैं और एक्सपेंसेस जो हैं वो बैंक से होंगे अदरवाइज स्टेटेड। अदरवाइज स्टेटेड का मतलब है जिसका नहीं बताया हुआ वो बैंक से है और जिसका बताया हुआ वो कैश है। ठीक है, अदरवाइज स्टेटेड का मतलब जिसका नहीं बताया हुआ ऑब्वियस वो बैंक से है, जिसका बताया हुआ वो कैश से है। ठीक हो गया। Opening balance was capital 17,600 which was paid into the bank account opened on 1st April 2003। The bank balance on 31st March 2004 was 2120 debit। Fred's purchases for the year totaled 33120, but on analyzing this figure it was found to include 2000 paid for secure display cabinets and 800 for petrol of Fred motor car। उसने कहा कि हमने परचेजेस की 33120 की, पता चला बाद में कि इसमें कैबिनेट भी डाला हुआ और फ्रेड की मोटर कार का एक्सपेंस भी डाला हुआ, तो ये दोनों बीच में से निकालेंगे और अलग से शो करेंगे। और जो फ्रेड की मोटर कार का एक्सपेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू ड्राइंग्स, क्योंकि फ्रेड ओनर है और उसकी जो मोटर कार का एक्सपेंस होगा वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होगा, यानी कि एक्सपेंसेस में नहीं जाएगा, ये कहां पे जाएगा, ड्राइंग्स में जाएगा। ठीक है, फिर उसने कहा कि फ्रेड बॉट अ मोटर कार टू बी यूज्ड इन बिजनेस फॉर 5750, इट मींस ये बैंक से पेमेंट हो रही है। ठीक है, फिर उसने कहा कि रेंट ऑफ 60 पर मंथ हैड बीन पेड फ्रॉम कैश सेल्स, उसने बता दिया कि रेंट कैश से पे हो रहा है। ठीक है, ड्राइंग्स ऑफ 100 पर वीक फॉर टेकन फ्रॉम कैश सेल्स, ये भी कैश से हो रही है ड्राइंग्स। ठीक है, मोटर कार एक्सपेंस फॉर द ईयर कॉस्ट 515, ये कुछ नहीं बताया, इसका मतलब बैंक से हो रहा है। पेटी कैश फ्लोट इज 100, पेटी कैश फ्लोट पड़ा हुआ है। पेटी कैश क्या होता है हमारे पास, कैश बुक जिस तरह होती है, नॉर्मल कैश बुक होती है, इसी तरह एक कैशियर होता है जो बिजनेस में कैश को मेंटेन कर रहा है। इसी तरह एक और छोटा कैशियर, पेटी कैशियर, छोटा मींस पेटी, बिजनेस के छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए, स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए एक अलग से बंदा अपॉइंट कर दिया जाता है और उसको एक कैश बुक दे दी जाती है, तो उसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक, यानी कि वो बिजनेस के जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं उनको मेंटेन करता है, उनको मेंटेन करता है। ठीक है, क्योंकि द मेन कैशियर इज इन्वॉल्व इन द बिगर थिंग्स लाइक डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स,
तो वो बिजनेस के जो ऑफिस के छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, वो काम किसी और को दे देते हैं, ठीक है। एंड इट इज जस्ट लाइक कैश बुक एज वेल, ये भी कैश बुक ही होती है, रिसीट्स और पेमेंट्स होती है, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे बिजनेस के एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल फोटोकॉपी का खर्चा, एक बंदा के कोई मेहमान आ गया, कोई कस्टमर आ गया, उसकी एंटरटेनमेंट के लिए चाय पानी का खर्चा, ठीक है। आपने कुछ गुड्स लेने जाना है या कोई डॉक्यूमेंट लेने जाना है, उसका टैक्सी का किराया, तो ये इस किस्म के छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो हैं वो स्टेशनरी आ गई थोड़ी बहुत बिजनेस के लिए, वो एक्सपेंस तो वो पैटी कैश से होता है। तो उसका जो बैलेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, पैटी कैश फ्लोट। तो इट इज द बैलेंस ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, इट इज द बैलेंस ऑफ कैश फ्लो, उसको क्या कहेंगे, पैटी कैश फ्लोट। समझ आ रही है बात की? तो इसका मतलब है ये हमारे पास कैरी डाउन है, कैश अकाउंट का कैरी डाउन है, बिकॉज़ बिजनेस का पहला साल है, ठीक है। बिजनेस का पहला साल हो तो हमारे पास ब्रॉट डाउन बैलेंसेस नहीं होते, देयर आर नो ब्रॉट डाउन बैलेंसेस व्हेन द बिजनेस इज हैविंग इट्स फर्स्ट ईयर। अगर बिजनेस का फर्स्ट ईयर हो तो हमारे पास उसके बैलेंसेस ब्रॉट डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा कि तो फ्रेड इज प्राइसिंग पॉलिसी 75% कॉस्ट प्लस 75%, इसका मतलब है 75% हमारे पास मार्कअप दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसने कहा था मोटर कार एंड डिस्प्ले यूनिट्स आर बोथ टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर 5 years on the straight line basis with no residual value. A full year depreciation is applied in the year of purchase, और पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो है वो उस एसेट पे चार्ज होगी 5 years पे। अब हमने क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी। सबसे पहले उसने कहा कि फ्रेड का बैंक अकाउंट बना के दें, ठीक है, फ्रेड का बैंक अकाउंट बना के दें, ठीक है। हम बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं और जो बैंक अकाउंट की जो जो इंफॉर्मेशन है, बैंक की जो जो इंफॉर्मेशन है वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखें, समझें, बिकॉज मेरा जो मोटिव यहाँ पे ये है कि मैं डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आपको कराऊं और लाइक वाइज क्वेश्चंस जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो आप होमवर्क में करते हैं, जैसे हम पहले भी देते आ रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको मैं कराता हूँ, सॉल्व कराता हूँ, अच्छे तरीके से समझें ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे। यार हमारे पास अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो हाउ टू हैंडल दैट। नंबर 04 ओके। अब हमारे पास सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब बैंक में हमारे पास क्या है, बैंक अकाउंट आ गया हमारे पास। अब ब्रॉड डाउन तो नहीं हमारे पास क्योंकि बिजनेस का पहला साल है। अब पॉइंट 2 में देखिए उसने बताया था कि ओपनिंग कैपिटल ऑफ 17,600, तो हमारे पास कैपिटल कितना आ जाएगा, उसने कहा कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 17,600 कैपिटल बिजनेस में लगाया, ठीक है। लेकिन उसने एक बात भी की थी ना, जी जी 2120 डेबिट, हाँ वो कैरी डाउन है, वो कैरी डाउन है। डेट देखें, बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2003 को और वो है 31 मार्च 2004 का बैलेंस, तो इट इज योर कैरी डाउन। ये हमारा बैंक का कैरी डाउन है 2120। अब हमें पता है कि क्लोजिंग बैलेंसेस हमने एक जो नॉन कंट्रोल अकाउंट्स में एक आपको मैंने नोट्स लिखवाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग बैलेंसेस जिस साइड के बोले होते हैं उसी साइड पे आते हैं और क्लोजिंग बैलेंसेस जिस साइड के बोले होते हैं उससे ऑपोजिट साइड आ जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसने कहा कि ये कैरी डाउन जो है वो डेबिट है, तो इसका मतलब है कि जब अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा था कि परचेजेस है हमारे पास, ठीक है। जरा परचेजेस की कैलकुलेशन देखें, परचेजेस हैं हमारे पास। उसने कहा कि देवर 33120। अब इसमें से उसने कहा कि हमने पेमेंट कर दी उसको, उसमें से हमारे पास 2000 जो है वो डिस्प्ले कैबिनेट्स की पेमेंट हुई हुई है और 800 जो है फ्रेड की मोटर कार की पेमेंट हुई हुई है, ठीक है। तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और डिस्प्ले कैबिनेट्स बिकॉज़ पेमेंट तो है वो उसको हम अलग से शो करेंगे, ठीक है। मोटर कार एक्सपेंस, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्रेड, ठीक है। मोटर कार एक्सपेंस फ्रेड, चलिए इसको माइनस करें 33120 माइनस 2000 माइनस 320। सही है बेटा, 320 फिगर में बोलो 30320 सर, ठीक है। 30320। अच्छा जी, अब परचेजेस थी हमारे पास 33120, ठीक है। परचेजेस थी हमारे पास 33120, ओवरऑल बैलेंस 33120। हाँ ऐसे ही, लेकिन अभी हम
सॉल्व करते और भी। अच्छा, हमने इसको अलग से क्यों लिखा, ठीक है, ये पूछिए। हाँ सर, वो मोटर कार देखिए हमारे पास उसने कहा कि मैंने 33120 का एक्सपेंस किया है एंड दे आर माय परचेजेस, बट उसको जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि इसमें डिस्प्ले कैबिनेट और मोटर कार का एक्सपेंस भी है। तो हमने तो परचेजेस को अलग से कैलकुलेट करना ना, इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना होगा बाकी सारे का, तो इसलिए परचेजेस की वैल्यू को बीच में से माइनस करके अलग से निकाल लिया और डिस्प्ले कैबिनेट्स और फ्रेट भी पेमेंट्स है ना हमारी, तो उसको अलग से शो कर दिया। बेसिकली यहां से परचेजेस की फिगर हमने निकाली क्योंकि उसने 2-3 फिगर्स का सम लिखा हुआ था, हमने उसको अलग कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कहता है हमारे पास, आपने क्या लिखा, मोटर कार एक्सपेंस, मोटर कार क्या है, फ्रेट, क्योंकि उसने कहा है ना कि ओनर का एक्सपेंस है तो ब्रैकेट में फ्रेट लिख दिया क्योंकि ये एक्सपेंसेस में नहीं जाएगा, फिर ये ड्राइंग्स में जाएगा। समझ आ रही है बात की, ओनर का एक्सपेंस है ना। फिर उसने कहा कि हमने मोटर कार परचेज की है, हमने मोटर कार परचेज की है 5750 की मोटर कार परचेज की। फिर रेंट है, ड्राइंग्स है और लास्ट में उसने बताया कि मोटर कार एक्सपेंस हमने किया 515 मोटर कार एक्सपेंस, ठीक है। जो जो बैंक से एक्सपेंसेस उसने बोले थे हमने वो सारे लिख लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सम निकालेंगे, हम इसका सम निकालेंगे और बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, कैश का नहीं साहब, टोटल बताएं मुझे। टोटल कितना है, 36 मोटर कार एक्सपेंस सर, एंड में मोटर कार एक्सपेंस ना जी, मोटर कार 36505 सबको ऐड करना है, टोटल टर्म्स को ऐड करना है। जी कितना है, 36505 ये रीचेक भी करते रहना। कितना नहीं बैलेंसिंग फिगर 18905 रीचेक भी करते रहना है यहाँ से। जस्ट कैरी डाउन टू डॉट डाउन नहीं करेंगे हाँ जी, बैलेंस गलत है। जी बैलेंस गलत है। अच्छा ये क्या है, जो लिखा है क्या हुआ, बैलेंस गलत है। कौन सा हुआ, ये 36505 में 41505। जरा एक सेकंड, एक दफा दोबारा रीचेक कर। सर 41505। इसलिए कह रहा हूँ कि एक ही बंदा सिर्फ कैलकुलेशन करता तो पता भी नहीं चलता, कम से कम एक तो करते रहे, बेशक ना बोले लेकिन साथ साथ कैलकुलेट करते रहे तो पता चलेगा। 41505 तो बैलेंस क्या निकलेगा हमारे पास, 23905। Yes, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन बना दिया। नाउ ही सेड कैलकुलेट फ्रेट टोटल सेल्स। अब हमें पता है कि टोटल सेल्स कहां से मिलेंगी, कैश अकाउंट से, क्योंकि उसने कहा कि सारी सेल्स किस बेसिस पे है, कैश बेसिस पे। तो हमें यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, हम यहाँ पे कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हेडिंग कैश अकाउंट, ठीक है। इधर देखो बेटा, कैश अकाउंट बनाएंगे। अब कैश अकाउंट में हमारे पास जो कैश के जो एक्सपेंसेस हैं पहले उसको लिखेंगे। कौन कौन से कैश के एक्सपेंसेस हैं उसने बताया था, उसने कहा जी हमारे पास रेंट, पॉइंट नंबर 6, रेंट ऑफ 60 पर मंथ हैड बीन पेड फ्रॉम कैश सेल्स। हमने रेंट जो है वो कैश सेल्स से पे किया है पर मंथ, 60 × 12 पर मंथ, तो हमारे पास 720 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा जी ड्राइंग्स ऑफ 100 पर वीक। अब साल में कितने वीक्स होते हैं बेटा, 44 शाबाश, कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। There are 52 weeks in a year, ठीक है, 365 days and 52 weeks। बहुत से क्वेश्चंस अगर डेज को 360 भी लेते हैं, लेकिन अगर वो बताएगा कि 360 डेज लेने हैं तब, लेकिन अदरवाइज
65 days and 52 days, ठीक है। तो ये 5200 आ जाएगा हमारे पास, ओके जी। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, हमारे पास कैश बैंक कितना है हमारे पास, ऊपर हमने भी कैलकुलेट किया है कितना कैश बैंक है हमारे पास, 23905 ये वही हमारा कैश बैंक है जो हमने बैंक में डिपॉजिट करा है, यहां से पेमेंट हुई है तो बैंक में डिपॉजिट हुआ, ठीक है। वो वहां पे रिसीट में है तो यहां पे पेमेंट में होगा। देन इज योर कैरी डाउन। अब कैश का कैरी डाउन उसने बताया कि 100 का मेरे पास फ्लोट मेंटेन हो रहा है, ठीक। इसको बैलेंस कर लेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारे पास क्या होगी, कैश टोटल करो बेटा इसका 29925 29925 अरे एक और चेक 25 Okay, 29925 and carry down will become brought down which is 100, ठीक है। So हमने क्या किया, हमने पहले बैंक अकाउंट बनाया, बैंक के सारे एक्सपेंसेस लिखे, ठीक है, और उसके बाद वहां से हमने कैश बैंक में निकाल लिया जो पैसे बैंक से में जमा हुए डिपॉजिट हुए। फिर वही कैश बैंक कैश अकाउंट में लिखा और कैश अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस थे उसको टोटल किया। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द एक्सपेंसेस यानी कि हमने सारे एक्सपेंसेस को सम किया तो जो हमें क्या पता चला, हमारी सेल्स कितनी, क्योंकि उसने कहा था सेल्स मेरी कैश बेसिस में है, तो सेल्स कहां से निकली, कैश अकाउंट से निकली। समझ आ रही है बात की, ठीक है, अंडरस्टैंड किया इस कॉन्सेप्ट को, ठीक। ओके बेटा, आंसर ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमें वो क्या कहता है, कैलकुलेट फ्रेट स्टॉक एट 31 मार्च 2004। हमने उसका क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करके देना, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कैलकुलेशन के लिए आ गया, सेल्स हमारे पास है, मार्कअप उसने दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, परचेजेस हमारे पास हैं, तो उसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं फाइंड आउट, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी पड़ेगी। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए हमें मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स अप्लाई कर सकेंगे, ऐसे ही है ना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मार्कअप गिवन है और हमारे पास सेल्स अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास ये नीचे स्पेस अवेलेबल है, यहीं पे हम अपनी वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, मार्कअप टू मार्जिन जाना है, मार्कअप टू मार्जिन जाता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। बराबर 75% है, ठीक है, 75% मींस 3/4, इसको हम बोल देंगे a/b। तो जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो a/b प्लस a यानी कि 3/4 प्लस 3 यानी कि 3/7, ठीक है। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जो हमारा मार्जिन है वो कितना आ गया, 3/7 आ गया, ठीक है। तो सेल्स में से जब हम 3/7 निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस्ट बचेगी, ठीक है। अब देखें इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहां तक बात समझ आती है, मार्कअप टू मार्जिन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहां पे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 29925 मल्टीप्लाई बाय 3/7, ऐसे ही है। सेल्स का 3/7 ले लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू तो हमारे पास है 29925, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल लेंगे हमारे पास, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 3/7 है, ठीक है, मार्जिन हमारे पास। रेवेन्यू भी हमारे पास है, तो मिसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, कितनी आएगी बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स से हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी है, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारे पास, सेकंड वन क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी, ऐसे ही है।
कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 17100, ओपनिंग इन्वेंटरी 0 क्योंकि हमारे पास बिजनेस का पहला साल है वो नहीं है। परचेजेस हमने निकाली हुई है, देखिए पिछले पहले अकाउंट में बैंक अकाउंट में परचेजेस थी 3 कुछ करके 30320 और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बीच में से मिसिंग फिगर आ गया। कितना आ गया बेटा क्लोजिंग इन्वेंटरी? ठीक है, डॉलर साइन साफ लगाना बिकॉज़ यू आर फाइंडिंग अ फिगर, मॉनेटरी फिगर निकालना है। जी बेटा 13220, तो ये हमारे पास 13220 क्लोजिंग इन्वेंटरी। ठीक है, ओके। पहले बैंक अकाउंट बनाया, वहां से कैश बैंक निकाला, फिर कैश अकाउंट बनाया, कैश बैंक वहां पे ट्रांसफर करके कैश सेल्स निकाली, फिर उसके बाद उसने निकाली क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दें, पहले कॉस्ट ऑफ मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट किया, ठीक है, मार्जिन आया उसको सेल्स पे लगाया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल ली, ठीक है, यही किया सारा। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी फाइंड किया। थिंक क्लियर? ठीक है, तो समझ में आती है? ठीक है, एक आधा बार जरूर खुद से कीजिएगा ताकि जाके इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसने क्या कह दिया कि जी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, उसने कहा कि इनकम स्टेटमेंट बनाए, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, इसकी इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, ठीक है, बन जाएगी। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स और एक्सपेंसेस भी हमारे पास हैं, तो हमारे पास इसकी सारी की सारी कैलकुलेशंस हो सकती है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, तो क्वेश्चन